नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये जो एमसीक्यू टाइप होने वाला दोस्तों, इसमें हम लोग फिगर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैंने वही क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है दोस्तों, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह वीडियो जो है दोस्तों, बेसिकली सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, है ना, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से फिर से और एक बार आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम मत आकिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, रेड डाटा बुक संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी एंड डी। आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विलुप्त हो रहे हैं जीव का संबंध किससे है ना, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि रेड डाटा बुक में वही चीज को सम्मिलित किया जाता है जो कि विलुप्त हो जाता है। जीव जंतु जो विलुप्त हो जाते हैं दोस्तों, ऐसा जीव जो विलुप्त हो जाते हैं, उसी को इंक्लूड करा जाता है किसमें दोस्तों, रेड डाटा बुक में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? हमें लगता है कि क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ जो क्वेश्चन समझने में मजा है दोस्तों, वो किसी में नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन क्या है ना, पक्षी से संबंधित है। और आपको पता ही है दोस्तों, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, उसमें आपका क्या ना, आपका सबसे फर्स्ट हो गया पेड़ पौधा, नंबर 2 हो गया पक्षी, नंबर 3 हो गया जानवर। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कौन सी पक्षी पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसका क्या को आंसर सही होगा? क्या शकरखोरा होगा, या फिर बसंत गौरी होगा, या फिर कालचीड़ी होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा शकरखोरा। और याद रखिएगा कि शकरखोरा को सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में सनबर्ड कहा जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में दोस्तों अगर शकरखोरा का जगह सूर्य पक्षी आ गया, तो सूर्य पक्षी में भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जिसका नाम क्या होता है, सनबर्ड, है ना। ये जो होती है, ये देख रहे हैं, ये जो है सनबर्ड है। और सनबर्ड किस प्रकार के घोंसला बनाती है ना, झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पर कंप्लीटली बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को भी समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, क्या क्षोभ मंडल कहलाती है, क्या संताप मंडल कहलाती है, या फिर आयन मंडल कहलाती है, या फिर ओजोन मंडल कहलाती है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों ना, क्षोभ मंडल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे देखिए सबसे निचली परत यहाँ पे क्षोभ मंडल है। ठीक है, यानी पिक्चोरियल रिप्रेजेंट में तो यही सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, कि आप लोगों को चीज़ों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि वायुमंडल में कोई कुल कितनी परतें होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने देख रहे हैं दोस्तों कितनी परत है, 1 2 3 4 और एक 5। तो कुल कितनी परत हो गया दोस्तों ना, कुल 5 परत हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे आप लोगों तो देखे ही होंगे कि बालिका वधू वो सीरियल जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत जन को पसंद लगता होगा। ठीक, तो शारदा एक्ट का जो संबंध है, उसका जो संबंध है दोस्तों बाल विवाह से है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, उस समय पे जो था लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु
आयु जो कि शादी करने के लिए वो था 14 वर्ष, और लड़का का क्या था दोस्तों 18 वर्ष। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद इस कानून को तोड़ दिया गया। उसके बाद लड़की का कर दिया गया 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ लागू होने वाला है कि लड़की का 21 साल और लड़का का 25 साल, ठीक है। अभी ये चीज़ लागू नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन भी क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, बाल विवाह, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है। तो बच्चों को जो समाजीकरण का पहला पाठ है वो अपने कहाँ से मिलता है दोस्तों, अपने परिवार से मिलता है। कहाँ से ना, अपने परिवार से मिलता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवार से जो है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा हो। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या इसका आंसर तोता होगा, क्या इसका आंसर कबूतर होगा, या फिर उल्लू होगा, या फिर मैना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाली पक्षी का नाम है मैना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है, यानी विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है। आपके क्वेश्चन में यह पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है ना, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों गाजर। गाजर खाने से क्या होता है, हमारी आंखें जो होती है वो स्वस्थ होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग दाब को नापते हैं पास्कल में दोस्तों, उसी प्रकार से ओजोन परत की मोटाई को किससे नापते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई का नाम है दोस्तों डॉप्सन इकाई। क्या नाम है, डॉप्सन इकाई इसका नाम है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि दिल्ली में दुर्लभ रूप से पाए जाने वाले पक्षी है। तो दिल्ली में जो है दुर्लभ रूप से कौन सी पक्षी पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा गौरैया, ऑप्शन नंबर बी होगा कोयल, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा तोता, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा मोर। तो देखिएगा दिल्ली में जो है, दिल्ली में दुर्लभ पक्षी यानी दिल्ली में गौरैया जो एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, एक ऐसा दुर्लभ पक्षी है जिसके लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हो गया दोस्तों, दिल्ली में गौरैया जो है वो दुर्लभ पक्षी के रूप में जानी जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गौरैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। क्या इसका आंसर गौरैया हो जाएगा, क्या इसका आंसर गिद्ध हो जाएगा, उल्लू होगा, या फिर कबूतर होगा। तो मैं यहाँ पे तो फिगर में दे चुका हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को फिगर में देख करके पता ही लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उल्लू, ठीक है। उल्लू की जो आंखें होती है वो मनुष्य की तरह जो होती है सामने की तरफ होती है। जिस प्रकार मनुष्य की आंख होती है उसी प्रकार से क्या होती है, उल्लू की भी आंख होती है, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आगे देखो तो आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी कौन सी है। अपने झटके से आगे पीछे करना और गर्दन को पीछे तक घुमाना, ये दोनों बातें अलग अलग है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर से सुनिए
कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करना और गर्दन को पीछे तक घुमाना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इसी पे क्या होता है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन का गलत आंसर ठोक देता है और बोलता है कि सर हम तो सही आंसर करके आए थे लेकिन फिर भी गलत कैसे हो गया। ठीक है, तो दो बातें जो है दोस्तों अलग अलग हैं। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया, क्या इसका आंसर गौरैया होगा या फिर उल्लू होगा या फिर तोता होगा या फिर कबूतर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है, लेकिन झटके से आगे पीछे कर सकती है, उसका नाम हो गया, उस पक्षी का नाम हो गया मैना। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, क्या मणिपुर में है या फिर असम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है या फिर मिजोरम में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया, क्या 22 मार्च को, क्या 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 22 जून को। तो यहाँ पे पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं 22 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 22 मई 2023, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 मई, जो वाला ऑप्शन में है 22 मई उसी को टिक लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में हो चाहे यूपी टेट हो, उसमें पेड़ पौधे से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है, वह किस देश में पाया जाता है। आपसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा अबू धाबी में पाया जाता है या फिर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है या फिर यूएसए में पाया जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने दिया है ऑप्शन, क्या अबू धाबी को कहा जाता है, क्या राजस्थान को कहा जाता है, क्या लद्दाख को कहा जाता है या फिर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो मेरा जो जाएगा दोस्तों आप लोगों का जो आंसर होना चाहिए वो सी के साथ जाना चाहिए, यानी लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आज से जो है दोस्तों आप लोगों का सीटेट का क्लासेस जो होगा वो डेली होगा, और महातांडव बैच हो गया, जुनून बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, 12-17 जितना भी बैच है दोस्तों वो सारा बैचेज स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही धाकड़ तरीके से आप लोगों का तैयारी होने वाला है। चाहे आप सीटेट की बात कर लीजिए या फिर यूपी टेट की बात कर लीजिए या फिर बिहार 7th फेज वाली बात कर लीजिए। ठीक है, आज से जो है दोस्तों एकदम जो है एकदम चढ़ के तैयारी करना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक, तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयरन के मुख्य स्रोत का नाम है आपका गुड़, आंवला और हरी सब्जियां। ठीक है, गुड़ में क्या होती है, आयरन होती है, आंवला में क्या होती है, आयरन होती है, और हरी सब्जियां तो दोस्तों मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एकदम मजा ही आ गया दोस्तों, क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन एकदम याद ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार देखने से ही आप लोगों का रट जाएगा, क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया दोस्तों कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। तो बांस के ऊपर जो है, ठीक है, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहां पर बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या असम में, क्या उड़ीसा में या फिर लद्दाख में या फिर श्रीनगर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, यानी असम में। ठीक है, यानी बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहां पर बना होता है ना, असम में होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम में, आपके यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया कि मिजोरम में, क्या उड़ीसा में, क्या लद्दाख में, या फिर झारखंड में। आप यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, चेराओ नाच जो होता है वो कहाँ पर कहाँ के लोग करते हैं। तो दोस्तों मिजोरम के लोग करते हैं। किस कहाँ के लोग? मिजोरम के लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों मत ही पूछिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हर एक सीटेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है। हर एक एग्जाम में, कोई ऐसा शिफ्ट का एग्जाम नहीं है दोस्तों जो कि ये क्वेश्चन ना आया हो। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आपके सामने ऑप्शन दिया है चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अधिकतर बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे कोई भी टीचर वाले वैकेंसी वाले आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट की एग्जाम हो, या फिर हाल ही होने वाला एग्जाम बिहार का 7th फेज वाला हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है ए, बी, सी एंड डी। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अवलोकन। क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूं दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यह पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा शहर जरी कढ़ाई के लिए मशहूर है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया, क्या लखनऊ, या फिर ग्वालियर, या फिर बनारस, या फिर पटना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एक गर्ल है, यहाँ पे पिक्चर है दोस्तों, ये एक गर्ल है, गर्ल का स्कार्फ है। स्कार्फ में जो है दोस्तों जरी कढ़ाई इस प्रकार से होता है जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे पिक्चर रिप्रेजेंट के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। आपके सामने इसमें भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लखनऊ को कहा जाता है, ऋषिकेश को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है, या फिर हरिद्वार को कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है। ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जिसको हम लोग विश्व की योग राजधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को क्लियर है दोस्तों। देखिए पिक्चरियल रिप्रेजेंट के साथ क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटेट के एग्जाम में चिपको आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, और हर एक एग्जाम में चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। आपके सामने इसमें भी चार ऑप्शन दिया है। ठीक है। और हुब टू हुब इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में भी, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन सही है, जो वाला ऑप्शन आपका सही है उसी में आपको टिक लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो क्या इसका आंसर उत्तराखंड होगा, क्या बिहार होगा, या फिर वाराणसी होगा, या फिर हरिद्वार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में कि चिपको विमेन के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, या फिर चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका हुआ है, ठीक है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट एक एक करके मैं आंसर दे देता हूँ। चिपको आंदोलन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। अगर हम बात करें चिपको विमेन के नाम से किसे जाना जाता है तो गौरा देवी, ठीक है। अब उसको गौरा देवी को ही क्यों जाना जाता था, क्योंकि महिला नेतृत्व करने वाली वही थी, गौरा देवी, ठीक है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 1973 को हुआ था। कब हुआ था, 1973 को हुआ था। और ये तीनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। और ये रहा दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है वो 110% है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो किस रोग के संक्रमण से डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने की सलाह देती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है। चार ऑप्शन में चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है, या फिर डी सही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया, ठीक है। अगर कोई मान के चलते हैं व्यक्ति जो है एनीमिया का शिकार है तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देते हैं, गुड़ खाइए, आंवला खाइए और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाइए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि आपके सीटेट के एग्जाम में पेड़ पौधे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कीटों से पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को अपने जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया है। क्या इसका आंसर कैक्टस होगा, या फिर अमरबेल होगा, या फिर घटपर्णी होगा, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं ये एक पौधा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट का मतलब क्या हुआ, कीट या फिर कीड़ा, ठीक है। अब ये कीड़ा क्या करेगा दोस्तों, इसके अंदर जैसे ही घुसेगी, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही घुस जाएगी तो देख रहे हैं ये जो पौधा का ढक्कन है ये ढक्कन को बंद कर देता है, ठीक है। और ये जो कीड़ा है उसी के अंदर में फंस जाता है और मर जाता है। और ये पौधा क्या करता है, उसका भक्षण कर लेता है, उसको खा लेता है, ठीक है। तो वह पौधा का क्या नाम है, उस पौधा का नाम है घटपर्णी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी घटपर्णी इसका सही आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं। जीवाणु एवं कवक दिया है फर्स्ट वाला ऑप्शन में, नंबर 2 जानवर दिया है, नंबर सी पक्षी दिया है, नंबर डी मृदा एवं जल दिया है। आपको यहाँ से बताना है कि कौन वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है जीवाणु और कवक को। किसको, जीवाणु और कवक को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार रिपीट किया जाता है। इस क्वेश्चन को कम मत आकिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा ये क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु एवं कवक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हाथी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और आपको पता ही होना चाहिए कि आपके सीटेट के एग्जाम में जो है हाथी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जानवर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाथी से सबसे अधिक पूछा जाता है दोस्तों जानवर में से अगर देखा जाए तो। उसके बाद बाघ से भी पूछा जाता है, स्लॉथ जानवर से भी पूछा जाता है, भालू से कभी कभार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाथियों की पल्स रेट क्या होती है या फिर कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि पल्स रेट क्या होता है। ये रहा आपके सामने हाथी, आपको देख करके कुछ तो पता लगेगा नहीं कि इसका पल्स रेट कितना होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 बीट प्रति मिनट जो होता है हाथियों की पल्स रेट होती है,
ठीक है। 1 मिनट में 27 बीट बार क्या होता है, उसका पल्स जो है वो क्या करती है, उस धक धक धक। देखिएगा दोस्तों कि हम लोग जब मनुष्य के पल्स को चेक करते हैं तो एक गजब ही फ्लो होता है ब्लड का, ठीक है। तो उसी प्रकार का हाथियों का भी होता है, ठीक है। मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मनुष्यों की पल्स रेट कितनी होती है। मैं आप उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो खीरा का लता किस प्रकार के लता का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये खीरा का जो है लता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, क्या विरफी लता होगी, या फिर मूसला जड़ लता होगी, या फिर आरोही लता होगी, या फिर विसर्पी लता होगी। आपको चूज करके बताना है दोस्तों। तो फटाक से बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, विसर्पी लता, ठीक है। खीरा का जो लता होता है वो विसर्पी लता का एक उदाहरण है, उसमें विसर्पी लता पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी पक्षी अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाती है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा ये क्वेश्चन को रट जाइएगा। आपके सामने ऑप्शन दिया, क्या शकरखोरा बनाती है, या फिर कालचीड़ी बनाती है, या फिर कौवा बनाती है, या फिर तीनों में से ऑप्शन कोई वाला सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौवा जो होती है वह अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी और डी। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गाजर, चुकंदर और मूली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी प्रकार से पूछा हुआ था कब, सीटेट 2022 में, ठीक है। सीटेट 2022 में मैक्सिमम शिफ्ट के एग्जाम में तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, ठीक है, उसका सामने वाला राज्य है, ठीक। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। ये भी आपके सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कुडुख जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। तो आपको पता होना चाहिए कुडुख जो है वो झारखंड की भाषा है, ठीक है। झारखंड में एक जनजाति रहती है, उसकी भाषा है कुडुख, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है झारखंड का ही नदी है, झारखंड का ही झरना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मत ही पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखा गया है और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करते हैं ना, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल चींटी की चटनी किस राज्य में मशहूर है। क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में, क्या झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में। लाल चींटी जो होती है आप लोग यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लाल चींटी जो होती है दोस्तों देखिएगा कि पत्ती में पाई जाती है। सबसे पहले उसको निकाला जाता है, उसके बाद दोस्तों उसकी चटनी बनाई जाती है और ये मॉडिफाइंग का लास्ट स्टेज हुआ दोस्तों। अब इसको खाया जाता है, लेकिन कहाँ खाया जाता है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में खाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति रहती है, ठीक है, संथाल जनजाति। वही जनजाति के द्वारा यह लाल चींटी की चटनी जो है खाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में दिया है क्या इसका आंसर मैलिक एसिड होगा, या फिर एसिटिक अम्ल होगा, या फिर फार्मिक अम्ल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात किया जाए कि चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में, तो दोस्तों उसे तीनों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ क्वेश्चन को समझना बड़ा ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन जाता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाता हूँ दोस्तों, या फिर इस वीडियो में लाया हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके ईवीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या फिर कितने कक्ष होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका मनुष्य का हृदय है और ये वाला जो हृदय है दोस्तों, ये पक्षी का हृदय है। ठीक है, तो पक्षियों के हृदय में पूछा गया है कि कितने कोष्ठक पाए जाते हैं या फिर कितने कक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन में है 6, 5, 4 और 2। आपको बताना है कि कौन वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं किसमें? पक्षियों के हृदय में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, क्या चाय कहा जाता है, क्या कहवा कहा जाता है, कॉफी कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? कौवा कहा जाता है। ये जरा देख सकते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक कप में जो है चाय को परोसा गया है, उसके साथ यहाँ पे पराठा भी है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ क्वेश्चन को समझना बड़ा ही अच्छा लगता है और बहुत ही आसान बना देती है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कंटेंट बहुत ही जोरदार है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएं। ठीक है, यदि आपको शिक्षक बनना है तो दोस्तों सीटेट वाला चैनल पर आप लोग विजिट करें, इस चैनल्स के साथ आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? क्या एपी कल्चर कहलाता है, या फिर एक्वा कल्चर कहलाता है, या फिर सेरी कल्चर कहलाता है, या फिर पीसी कल्चर कहलाता है? आप देख रहे हैं ये जो जनाब है दोस्तों, ये जनाब क्या कर रहे हैं, नहीं ये जनाब फिगर में क्या कर रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जनाब कर रहे हैं कि अपने हाथ में दोस्तों एक पैकेट लेकर के मधुमक्खी का जो है, मधुमक्खी का छत्ता लिए है। ठीक है, अपने हाथ में क्या लिए है दोस्तों? मधुमक्खी का छत्ता लिए है। तो फिगर के माध्यम से तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मधुमक्खी से ही हमको शहद मिलता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी आपको यही पूछा गया है कि शहद मधुमक्खी का पालन करना यानी शहद उत्पादन करना यह क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ है। क्या एपी कल्चर कहलाता है, या फिर एक्वा कल्चर कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर जो होती है दोस्तों शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एपी कल्चर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बिहार राज्य में जो है लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये रहा दोस्तों वो शहर, और ये रहा आपका लीची। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा शहर है आपका? आपको देख करके ही पता हो लग जाना चाहिए कि कौन सा शहर है। तो ये कौन सा शहर है दोस्तों? ना मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जो है दोस्तों एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लीची की खेती सबसे अधिक होती है। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? ना बिहार में स्थित है। कहाँ पर? ना बिहार में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि कौन सा पक्षी मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को साफ रखता है या फिर स्वच्छ रखता है? आप लोग फिगर में देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए
आपके सामने ऑप्शन दिया है चील, गिद्ध, कौवा और मैना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी गिद्ध इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी चील इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, चील इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है। आपके सामने ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए पौधों का अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक, या फिर श्यामपट्ट, या फिर पौधे का चित्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पौधे के विभिन्न भागों का शिक्षण करना है, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पौधे का ऑब्जर्वेशन किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि फिगर में भी आप लोग देख पा रहे हैं, आपको क्या करना होगा, पौधे का आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन में दिया हुआ क्या विटामिन ई होगी, विटामिन के होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन ए होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जितना भी विटामिन जो है वाटर सोलुबल है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिगर के माध्यम से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी जो है दोस्तों वो पानी में सोलुबल होता है, अर्थात घुलनशील होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपका 30 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, अर्थात फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। यदि मेरी बात पर आप लोगों को यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग पूरा रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सभी मेरे भाई बंधु एग्जाम दे करके आए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन था या फिर नहीं था दोस्तों, आप ही लोग क्या कीजिए ना, इसका डिसीजन लीजिए कि यह क्वेश्चन था या फिर नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है दोस्तों, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में, कहां पर दोस्तों, उत्तराखंड में है। यदि सपोज दैट मान के चलते हैं कि आगे अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि सपोज अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं रहता तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा ना, देहरादून। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का ही राजधानी होता है दोस्तों देहरादून। ये चीज बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बेसिक आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछ रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों से मैं आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन को रट जाइए, एकदम पूरी क्वेश्चन को रट जाइए दोस्तों। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हुआ है दोस्तों, सारे के सारे आपके सीटेट के क्वेश्चन में पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ के लोग अपने घरों को मिट्टी और गोबर से लिपते हैं तथा इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियां से बनाते हैं, यह घर किस राज्य में होते हैं। दोस्तों भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, जहां पे आपको नजर आ जाए दोस्तों ना क्या ना, कटीली झाड़ियां, क्या दोस्तों ना कटीली झाड़ियां, आपको आंख बंद करके मार देना उसमें अंदर क्या दोस्तों, उसमें ऑप्शन आपको टिक कर देना है राजस्थान। कहां पर दोस्तों, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों, कहां पर, लेह में। लेह बोले तो दोस्तों कहां पर, लेह कारगिल, जो कहां पर है दोस्तों, लद्दाख में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया ना, लेह कारगिल, जो कहां पर स्थित है दोस्तों, लद्दाख में है। लद्दाख क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ये भी जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो सबसे ज्यादा बारिश होता है मानसराम में, जो कहां पर है दोस्तों, मेघालय में। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में ना रहे दोस्तों मासिनराम, तो आपको किस में टिक करना है ना, मेघालय में टिक करना है। दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर मासिनराम अगर एग्जाम में ना रहे तो आप लोगों को किस में टिक करना है दोस्तों ना, मेघालय में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा जरा देखिएगा, किस राज्य के लोग अधिकतर सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ लोग दोस्तों ना, जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं दोस्तों वो जो है सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ से दोस्तों और एक
क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य के लोग जो है दोस्तों नारियल के तेल में पकी हुई, समुद्र की पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं कौन सी तेल में दोस्तों? ना नारियल तेल में। ये भी आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपका 17 या 18 जनवरी के सीटेट पेपर में पूछा गया दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा कहां पर दोस्तों? ना गोवा। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि उस क्वेश्चन में गोवा ऑप्शन में ना रहे तो आपको कहां पर भरना है दोस्तों? गोवा का राजधानी कहां है ना? गोवा का राजधानी पणजी है, उसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह जो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लोग जो है दोस्तों वो सरसों के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों ये सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और यही दोस्तों मैं यहाँ पे जो बोल रहा कि 30 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक आपके सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है दोस्तों एकदम हूब टू हूब वही क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को यकीन नहीं है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो आप लोग खुद ही इसका डिसीजन लीजिए दोस्तों। ठीक है, खुद ही इसका फैसला कीजिए। आप लोग तो एग्जाम दे करके आए हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि किन जीवों के समूह में मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता होती है? किसमें दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चील, बाज और गिद्ध। चील और बाज और गिद्ध का जो है क्षमता है दोस्तों हमसे 4 गुना अधिक दूर तक वस्तुओं को देखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावी थीम का उप थीम क्या है? तो यहाँ भी पूरा थीम का उप थीम पूछ रहा है दोस्तों। थीम तो हो गया बड़ा, उससे भी छोटा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावी थीम का उप थीम हो जाएगा दोस्तों जानवर और पौधे। कौन दोस्तों? जानवर और पौधे। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया दोस्तों जानवर और पौधे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे में हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों को क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं? कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रकार का आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ था ABCD या फिर 1 2 3 4। ठीक है, वहां से आपको चूज करना था दोस्तों कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो दोस्तों रेगिस्तानी ओक जो होता है यह पौधा जो है होता है दोस्तों राजस्थान में नहीं पाया जाता। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों यही गलत है, इसीलिए ये इसका जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर यही वाला हो जाएगा कि रेगिस्तानी ओक जो पौधा है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो आप लोग रिसर्च कर लीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों चार मीनार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। चार चिनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चार चिनार जो है दोस्तों आपका कहाँ पर है ना? डल झील पर है। कहा तो दोस्तों आप लोगों का डल झील पर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए दोस्तों। सीएनजी में कौन सी गैस उपस्थित होता है? तो सीएनजी में क्या होता है दोस्तों? मीथेन और इथेन गैस होता है। कौन कौन सा गैस दोस्तों? मीथेन और इथेन गैस दोस्तों। मैं आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों कि मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है और इथेन का अणुसूत्र क्या होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि कौन सा राज्य कच्चे तेल का उत्पादक है? कच्चे तेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेट्रोलियम होता है। क्या होता है दोस्तों? कौन सा राज्य जो है दोस्तों पेट्रोलियम का उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात और तमिलनाडु। क्या दोस्तों? ना गुजरात और तमिलनाडु। ये जो है दोस्तों ये आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो कौन सा है दोस्तों कि चीजों को हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, चीजों को हम कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ भी बताया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया ये वाला आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों अभी सीटेट के पेपर में 2 फरवरी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे सुखाकर बीन और खाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो किसको हम लोग सुखा करके क्या बनाते हैं दोस्तों? ना बीन बनाते हैं। जैसे पे पे नहीं होता दोस्तों, जैसे नागिन उठ जाती है ना, नाग नागिन डांस करने लगती है, बीन बजता है। ठीक है, तो किसे सुखाकर बीन और खाद्य यंत्र बनाया जाता है दोस्तों? ना लौकी को। किसको दोस्तों? लौकी को। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे? लौकी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में पूछा ही जाता है दोस्तों। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि सीटेट के पेपर में आप लोगों का पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जानवर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मैं यहीं पे सारा का सारा डिस्कस कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गुटर गुटर मैं करता हूँ, घर में मैं घोंसला बनाता हूँ, पहचानो कौन हूँ मैं। अब बताइए कौन गुटर गुटर करता है दोस्तों, और कौन सा पक्षी जो है दोस्तों घर में घोंसला बनाता है। तो कौन सा बनाता है दोस्तों ना, पिजन यानी कबूतर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यदि यदि किसका बात किया जाए दोस्तों, यदि पक्षी का बात किया जाए तो आपके सीटेट के एग्जाम में पक्षी से हो गया नंबर फर्स्ट उल्लू हो गया, नंबर 2 कबूतर हो गया, नंबर 3 हो गया दार्जिन पक्षी हो गया दोस्तों, ठीक है। और नंबर 4 तो हो गया आपका चील बाज और गिद्ध, ठीक है, चील बाज और गिद्ध, दार्जिन चिड़िया, गौरैया, ये सबसे जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों उसके बाद आप लोगों का सीटेट के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, किसके बारे में दोस्तों, कौन सी पक्षी के बारे में ना, वह कौन सा पक्षी है जो दोस्तों जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कांसा कौन सा दो धातु का मिश्रण है। कांसा जो है दोस्तों वो किसका मिश्र धातु है, सॉरी किसका मिश्रण है, तो मिश्रण वो तांबा और टीन का है दोस्तों, ठीक है। कांसा जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है, यानी क्या है दोस्तों, मिश्रण है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को रट जाइएगा दोस्तों। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन को लेकर के आया हूं दोस्तों जो कि आप लोगों का सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं सो करके उठा और वीडियो बनाने बैठ गया दोस्तों, नहीं। मैं पहले सबसे पहले रिसर्च करता हूँ दोस्तों कि आपके सीटेट के पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट से बात करता हूँ दोस्तों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबसे मैं बात करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मधुमक्खियों के बारे में आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना। क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया था दोस्तों, आप 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चूज करना था। तो देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, की हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे नहीं देती है। ये गलत स्टेटमेंट था दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, वही अंडे देती है, अंडे नहीं देती है दोस्तों, नहीं वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर यही वाला हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अगला प्रश्न में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है क्या कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले क्या लेते हैं दोस्तों, आटा लेते हैं, आटा को गूंदते हैं, गूंदने के बाद क्या होता है दोस्तों, आटे की छोटे छोटे लोइया बनाते हैं, और लोइया बनाते हैं उसको क्या करते हैं दोस्तों, यानी बेलन और चक्की को लेते हैं, बेलन और चक्की को लेकर के उसमें क्या करते हैं, लोइया को बेल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आग में देते हैं दोस्तों, तवा पर, ठीक है, आग पर देते हैं तो हमारा रोटी बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो गया दोस्तों, वो क्या हो गया, आटे को गूंद कर आटे की छोटे छोटे लोइया बनाकर लोइया को बेल कर और आग में पका करके हम लोग क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। रोटी का ये जो बनाने का सिस्टम है ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी मूसला जड़ होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया था दोस्तों। तो मूसला जड़ का उदाहरण क्या हो गया दोस्तों, गाजर। गाजर में क्या होता है ना, मूसला जड़ होता है, ठीक है। यानी गाजर में देखते हैं दोस्तों कि मूली जैसा भी इधर उधर जड़ रहता है, ठीक है, उसको हम लोग मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि क्वेश्चन ये जो है दोस्तों, ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है कि हवा के द्वारा कौन से बीजों का फैलाव होता है। तो हवा के द्वारा बीजों का फैलाव होता है दोस्तों, कौन से बीज का ना, सूरजमुखी और सहजन का। आपका आंसर यही आपके ऑप्शन में सीटेट में ऑप्शन में दिया था यही वाला, लेकिन मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ दोस्तों। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, जैसे मान के चलते हैं कि आप लोगों का अगला एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, यदि सूरजमुखी आपके ऑप्शन में नहीं रहता है, यदि सहजन ऑप्शन में रहेगा तो दोस्तों आपको सहजन में ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कौन सा जीव सांप, कछुआ, मगरमच्छ और गिरगिट से संबंधित है। तो कौन सा जीव जो है दोस्तों कछुआ, मगरमच्छ और गिरगिट से संबंधित है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो छिपकली। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
छिपकली इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है कि बीज से कौन सा पौधा उगता है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सीड से जो उगने वाला पौधा है उसका नाम जरा देखिए दोस्तों, गेहूं चावल टमाटर खीरा और आम। क्या क्या दोस्तों, गेहूं चावल टमाटर खीरा और आम जो है दोस्तों ये बीजों से उगता है, ना कि बिना बीजों से। आपके सीटेट के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बिना बीजों से उगने वाला पौधा कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जरा देखिए कि गंगा नदी किस शहर से होकर के बहती है। तो गंगा नदी जो है दोस्तों वो हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद और वाराणसी से होकर के बहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो गया हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पीवी सिंधु से पूछा गया था दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे नीरज चोपड़ा हो गया, उसके बाद पीवी सिंधु हो गया दोस्तों। जैसे आप लोगों का सीटेट का एग्जाम जो है दोस्तों, जैसे 27 जनवरी, ठीक है 27 जनवरी के पेपर में जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों का किससे क्वेश्चन पूछा गया ना, पीवी सिंधु से क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पीवी सिंधु जिस राज्य में रहती है वहाँ का लोकप्रिय व्यंजक कौन सा है। तो वहाँ का फेमस जो है, सबसे लोगों को जो फेमस व्यंजन है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों, अचार चावल, अरहर की दाल, बिरयानी और क्या है दोस्तों, कुंदरू। ठीक है, नंबर 1 हो गया अचार, नंबर 2 हो गया चावल, नंबर 3 हो गया अरहर की दाल, नंबर 4 हो गया बिरयानी, नंबर 5 हो गया कुंदरू। ठीक है, ये 5 आइटम जो होती है दोस्तों वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी मधुबनी चित्रकला से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यह पूछा गया था दोस्तों मधुबनी चित्रकला से। तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से। ठीक है, अब आप लोगों का देखिए दोस्तों किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुबनी चित्रकला में किस रंगों का उपयोग होता है ना, नेचुरल रंग का, किसका दोस्तों ना, प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। यदि बात किया जाए दोस्तों कि आप लोगों का नेचुरल कलर कौन कौन सा है दोस्तों, तो मधुबनी चित्रकला को बनाने के लिए सबसे पहले चावल का घोल लिया जाता है, उसके बाद हल्दी का उपयोग किया जाता है, उसके बाद नील का उपयोग किया जाता है, उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा नेचुरल क्या होता है, गोबर का घोल जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में दोस्तों, नौ मधुबनी चित्रकला बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 25। नीचे दिए गए कौन सा एक जड़ों का समूह है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है दोस्तों सही आंसर हो गया गाजर, चुकंदर और मूली। कौन कौन सा दोस्तों ना, गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो गया गाजर, चुकंदर और मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक नाम का यह एक पौधा है जो कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा जो है दोस्तों वो कहाँ पर मिलता है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों ना, ऑस्ट्रेलिया पर पाया जाता है। दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों कि रेगिस्तानी ओक पौधा जो है दोस्तों वह इंडिया में किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोगों को मालूम है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि आपके सीटेट के एग्जाम में जो है पेड़ पौधे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, निपेंथिस पौधा हो गया। आगे जो होता था दोस्तों अमरवेल पौधा से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। क्यों, क्योंकि अमरवेल पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें परजीवी पोषण पाया जाता है दोस्तों। लेकिन अभी उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दोस्तों अमरवेल से। अगर हो गया दोस्तों आपका हो गया रेगिस्तानी ओक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निपेंथिस से जो है दोस्तों आपका बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 2 पौधा से आपका जो है दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अवगत करवा दिया दोस्तों कि कौन कौन से पौधे से सबसे अधिक आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नंबर 1 हो गया रेगिस्तानी ओक, नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों, निपेंथिस पौधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 27 का जो है क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है आपके सीटेट के हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य के नाम है दोस्तों, नाम देख सकते हैं आप लोग ना, क्या क्या है ना, आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। कहाँ का है दोस्तों ना, आंध्र प्रदेश, केरल और देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है ना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक।
ठीक है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, इसके निकट वाला राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सीटेट की एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ने। क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताओ कौन सा जीव है। तो कौन सा जीव है दोस्तों, स्लॉथ। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लॉथ हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ से अवगत करवाना चाहता हूँ दोस्तों ने, किसके बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग के सीटेट के पेपर में दोस्तों जानवरों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से जानवर दोस्तों याद रखेगा। नंबर 1 बाघ, नंबर 2 हाथी, नंबर 3 हो गया हिरन, नंबर 4 हो गया स्लॉथ। ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों, ये 4 जानवर से आपके सीटेट के पेपर में 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। यदि कहा जाए दोस्तों कि स्लॉथ का जो जीवन काल होता है वो कितने तक होता है, 40 वर्षों तक होता है दोस्तों। और 2021 में ये सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि स्लॉथ जो है अपने जीवन में कितने पेड़ों पर घूम पाता है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, ठीक है, स्लॉथ जो होता है अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। कितने पेड़ों पर दोस्तों, ना 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। ठीक है। और इसके बारे में यह भी याद रखना है दोस्तों कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ठीक है। और ये जो स्लॉथ जानवर जो रहता है दोस्तों की पेड़ की ऊंचाई पर रहता है। इसका रीजन है दोस्तों क्योंकि इसको दूसरे जानवर से खतरा बना रहता है, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई पर रहना यह पसंद करता है। ये जानवर जो होता है दोस्तों एक सप्ताह में एक दिन ही नीचे उतरता है, वो भी सिर्फ सोच के लिए नीचे उतरता है। यह बहुत ही ज़्यादा गंदा जानवर है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा आलसी किस्म का जानवर है। ठीक है। आप लोग इसको देख ही सकते हैं दोस्तों कि वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक करके एक दिन में 17 घंटे सोता है। कितना दोस्तों, ना 17 घंटे सोता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 29, ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है। तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है दोस्तों, ना डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। क्या क्या दोस्तों, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये सब जो बीमारी है दोस्तों किसके द्वारा फैलती है, ना मच्छरों के द्वारा फैलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ने की सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी मानी जाती है। स्टोरी मेथड। कौन सा मेथड दोस्तों, स्टोरी मेथड सबसे अधिक ही माना जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, किससे कहानियां। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंदर भी एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि यूपी टेट निकलने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, मैं आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप लोगों को यूपी टेट के लिए मैथ्स हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, सीडीपी हो, वगैरह वगैरह, उसका भी वीडियो क्या आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आने के बाद चाहिए या फिर आप लोगों को अभी से ही करवा दिया जाए। दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। रिपीटेड यानी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों बंधु आप लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो स्किप अगर कर दिया तो दोस्तों आपको 1% भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये सारे जितना भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड इन सीटेट एग्जाम, मतलब सीटेट के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है दोस्तों कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। यानी भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों, न अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये क्वेश्चन उससे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा संकेत के रूप में किस पशु को लिया गया, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा पांडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा पांडा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 कि वन महोत्सव किसने शुरू किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन महोत्सव शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों, उस महापुरुष का क्या नाम था ना, के एम मुंशी। क्या नाम था दोस्तों, ना के एम मुंशी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है दोस्तों, आई रिपीट कि मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर बार पूछे गए दोस्तों वही क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये आपके सीटेट के पेपर में रिपीट होता है ना। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके रक्षण हाँ यानी क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है। यानी ताजमहल का जो रंग है दोस्तों वो पीला हो गया है और उसका क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका क्षरण होने का मुख्य कारण और उसका पीला का उसका पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ना अम्लीय वर्षा। ठीक है, मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि किस वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है। ठीक है, यानी किसका प्रदूषण होने से अम्लीय वर्षा होती है ना। अम्लीय वर्षा कैसे हम लोगों का हानिकारक है हम लोगों के लिए। उसके बाद कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने से अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन, ये तमाम क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग के लिए है और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए दोस्तों। यहाँ तक हमें लगता है कि समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जेरोक्स मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। मीन्स क्या हो गया दोस्तों कि जेरोक्स मशीन में, इसको देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि फोटोकॉपी के मशीन में कौन सी गैस निकलती है या फिर कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो कौन सा गैस निकलता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ओजोन। कौन सा गैस, ओजोन। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये नहीं पता होगा दोस्तों कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है भाई मेरे, ओजोन का सूत्र होता है O3। और बहुत सारे स्टूडेंटों को यह भी नहीं पता है दोस्तों कि ओजोन परत जो होती है कि किस मंडल में पाया जाता है ना। कि देखिएगा दोस्तों कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है ना, संताप मंडल में पाया जाता है, यानी कौन से मंडल में पाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि ओजोन जो है वो आपका संताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यह है दोस्तों कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है ना। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों ना, वनों की सुरक्षा। ठीक है, जब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1972 में, कब दोस्तों ना 1972 को जब इसकी शुरुआत हुआ था। तो इसका थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों ना, सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगर हम वुमेन में बोलते हैं, औरत में बोलते हैं, तो गौरा देवी इसका नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों न, वनों की सुरक्षा। वहां पे क्या करा दोस्तों न, वनों की कटाई हो रही थी, तो लोग जो है दोस्तों की यानी पेड़ से चिपक चिपक कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम हो गया दोस्तों चिपको आंदोलन। इसीलिए इसका क्या नाम हो गया दोस्तों ना, चिपको आंदोलन। ठीक है, और चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है न, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों की वनों की सुरक्षा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी वानिकी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी वानिकी एकेडमी जो है दोस्तों वो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? देहरादून में स्थित है। और आप ही लोग बताइए दोस्तों कि देहरादून कौन से राज्य का राजधानी है? आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए, उत्तराखंड। ठीक है, अगर ऑप्शन में देहरादून ना रहता है दोस्तों तो उत्तराखंड में रहता, तो उत्तराखंड में ही टिक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संरक्षण एवं विनाश पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संरक्षण एवं विनाश नामक पुस्तक जो है दोस्तों उसको किसने लिखा है या फिर लिखी है? सरला बहन ने लिखी है। किसने दोस्तों? ना सरला बहन द्वारा जो है दोस्तों लिखा हुआ है। कौन सा पुस्तक? ना संरक्षण एवं विनाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ओजोन परत से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में, ठीक है, कौन सी परत में ओजोन होती है? ठीक है, जैसे आप बोल दिए संताप मंडल, यानी कौन से लेयर में ओजोन परत पाई जाती है? तो संताप मंडल में। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो यूवी किरणों से। यूवी किरणें का मतलब क्या होता है दोस्तों? पारा बैगनी किरणों से। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ट्रा वायलेट रे से हमारी रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। ठीक है, अगर वहां पे ओजोन परत को हटा दिया जाए तो दोस्तों सनलाइट जो हमारी स्किन पर पड़ेगी दोस्तों, तो लोगों का एकदम क्या होगा दोस्तों? ना स्किन कैंसर हो जाएगा, सब लोगों का, है ना। तो एक भी लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वृक्षों का आदमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों कि ये चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? ना सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्या नाम थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में चिपको वीमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में चिपको वीमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। कब दोस्तों? ना गौरा देवी को। ठीक है, और चिपको आंदोलन कब घटित हुआ था दोस्तों? ना 1972 को। कब दोस्तों? 1972 को घटित हुआ था। ठीक है, और मैं यहाँ से आप लोगों का और एक प्रश्न पूछना चाहूंगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन कौन से राज्य में घटित हुआ था दोस्तों? ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ना? भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1980 में। कब दोस्तों? 1980 में किया गया था। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों ना? क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में बार बार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन जो है दोस्तों वो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसको दोस्तों? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है दोस्तों वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ना 21 मार्च को मनाया जाता है। और एक बात आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए दोस्तों कि आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम होगा अब से साल में 2 बार होगा। कितना बार दोस्तों? ना 2 बार होगा। एक बार आपका जुलाई में होगा, एक बार आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो दे रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, ये 100 करोड़ का प्रोडक्ट है। कितने करोड़ का दोस्तों? ना 100 करोड़ का प्रोडक्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए ना, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलने वाली भाषा है? तो कुडुक जो है दोस्तों वो झारखंड की बोलने वाली भाषा है। और सीटेट के पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कुडुक जो है किस जनजाति द्वारा बोले जाने वाला भाषा है? तो कौन से जनजाति दोस्तों? ना उरांव जनजाति। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति। याद रखिएगा दोस्तों मेरे, कौन सी जनजाति? ना उरांव जनजाति द्वारा बोले जाने वाला भाषा है कुडुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। आपके सीटेट के पेपर में हाथी से
से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जानवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानवर से क्या क्या दोस्तों ना, बाघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिरन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हाथी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट रिपीटेड जो है दोस्तों कि स्लॉथ एक जानवर होता है जो भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन भालू नहीं होता है दोस्तों, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के पेपर में। आपको एकदम बेफिक्र रहना है दोस्तों, क्योंकि अब जो है सीटेट वाला ऑनलाइन फील्ड पर आ गया है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों, जिस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ उस डायरेक्शन में चलिए, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हाथियों के हम लोग क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो क्वेश्चन डिस्कस हो रही थी कि हाथियों के झुंड का मुखिया क्या कौन होता है। तो सबसे उम्रदार मादा हाथी, सबसे उम्रदार मादा हाथी जो होती है दोस्तों, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, नेता होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि पौधे से संबंधित प्रश्न है, और यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सीटेट के पेपर में पेड़ पौधे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सीटेट 2022 में देखने को मिला था रेगिस्तानी ओक, है ना। रेगिस्तानी ओक से पूछा था दोस्तों कि रेगिस्तानी ओक जो है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। उसके बाद रेगिस्तानी ओक पौधा जो है दोस्तों वो किस स्थान पर उगाया जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा दोस्तों कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो पौधे का वह भाग है ना, कौन सा भाग दोस्तों, यानी बोल दिया है कि कौन सा भाग है जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लौंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लौंग। और ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सीटेट में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है दोस्तों, एकदम खूबहू पता है कि आप लोग का सीटेट की एग्जाम कब होने वाली है। ठीक है, तो अब से आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे ना। क्या है जरा देखिए कि किन स्थानों पर नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। तो यातायात का जहाँ पे आ गया दोस्तों, तो यातायात से भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाव, है ना। तो नाव का उपयोग जो होता है दोस्तों यातायात के साधन के रूप में किया जाता है, वो कहाँ पर न कश्मीर और केरल में। कहाँ पर दोस्तों, न कश्मीर और केरल पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों कि कश्मीर और केरल में नाव को क्या बोला जाता है ना। कश्मीर और केरल में नाव को क्या बोला जाता है दोस्तों, उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों ने, कीट भक्षी पौधा का उदाहरण है। तो कीट भक्षी पौधा क्या दोस्तों ने, घटपर्णी पौधा। कौन सा पौधा, घटपर्णी पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा क्या करता है दोस्तों ना, कीड़े मकोड़े को अपने जाल में फंसा लेता है और उसको खा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि कौन से पौधे का उपयोग, यहाँ पे पेड़ भी हो सकता है दोस्तों, कि कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में किया जाता है। और ये आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ना, बांस हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि यानी बांस एक ऐसा पेड़ है या फिर पौधा है जिसका उपयोग हम लोग डिब्बा बनाने में भी करते हैं और मकान बनाने में भी करते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में कौन से राज्य में यानी बांस के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा दोस्तों, बेफिक्र हो जाइए दोस्तों, जितना संभावित क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग के लिए करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। नंबर 1 दोस्तों गुजरात से होकर के गुजरती है। नंबर 2 राजस्थान से। नंबर 3 मध्य प्रदेश से। नंबर 4 छत्तीसगढ़ से। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये 8 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, और ये आपके सीटेट के पेपर में 2022 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर बार रिपीट किया जाता है दोस्तों। तो कौन सा पक्षी जो है दोस्तों अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो उस पक्षी का नाम है दोस्तों मैना। ठीक है, उस पक्षी का क्या नाम है दोस्तों, मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड। अभी बताएं दोस्तों कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में ना रहे तो दोस्तों देहरादून भी रह सकता है, तो उसमें भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मधुमक्खी पालन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कौन सा पौधा परजीवी है, तो अमरबेल जो एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसमें परजीवी पोषण पाया जाता है, और अमरबेल में कौन सा भाग जो होता है दोस्तों वो परजीवी होता है, तो इसका तना होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस हो गया है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बीज पत्र किसे कहते हैं, तो बीज पत्र जो होता है दोस्तों बीज पत्ती को ही बीज पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों कि आप लोग इसको देख सकते हैं कि बीज पत्र से आपके सीटेट के में क्वेश्चन पूछा है या फिर नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो कौन सी पक्षी दोस्तों, ना फाख्ता पक्षी। कौन सा पक्षी दोस्तों, ना फाख्ता पक्षी जो होता है कैक्टस के पौधे के बीच, सॉरी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को क्या कहते हैं, तो जल की क्षति को क्या कहते हैं दोस्तों, ना वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है, तो ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि किस राज्य में झूम की खेती की जाती है, तो कौन से राज्य में दोस्तों, मिजोरम में झूम की खेती की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा मशहूर नृत्य है, तो कौन सा मशहूर नृत्य है दोस्तों, नजवारा। कौन सा मशहूर दोस्तों, नजवारा नृत्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मशहूर नृत्य माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके 27 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ना क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन है अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं, तो अंतरिक्ष में जो आने वाले उल्का पिंड होता है दोस्तों वो वायुमंडल की किस परत में आकर के जल जाता है, तो मध्य मंडल में। कहाँ पर दोस्तों, न मध्य मंडल में आकर के जल जाता है। देखिए दोस्तों मैं जो हूँ दोस्तों पूरा एकदम सर्दी से ग्रस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के वीडियो आ रहा हूँ दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सब जो है ना दोस्तों स्टूडेंट से एक लगाव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप जितने भी हैं मेरे, सब कोई मेरे भाई बंधु हैं, सब कोई मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सीटेट के पेपर में आया हुआ था दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जो मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों वो बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों, ना बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों ये भी आपके 27 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर 1953 में कौन सा राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो अक्टूबर 1953 में जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 का
ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है दोस्तों सभी स्टूडेंटों को नया नाम देखने को मिला होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है ना, FLN का पूरा नाम क्या है, इसको यदि हिंदी से कहा जाए तो दोस्तों मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है दोस्तों, FLN का जो है पूर्ण रूप हिंदी में, उसका पूर्ण रूप है हिंदी में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो दोस्तों फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नया देखने को मिला था दोस्तों 27 जनवरी के पेपर में। और ये जो है दोस्तों 27, 28, 29, 30 जो है दोस्तों लगातार कंटिन्यू सभी एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं कि FLN का पूर्ण रूप क्या है, FLN संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं FLN से। ठीक है, तो आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, उसका नाम है राजस्थान और गुजरात। क्या नाम है दोस्तों, राजस्थान और गुजरात में क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए दोस्तों ये भी आपके 27 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से थकान महसूस होती है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है ना, थकान महसूस होता है। जब हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं दोस्तों उसमें थकान महसूस होने लगता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि आपके शरीर के अंदर में विटामिन डी की कमी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मधुमक्खियों के बारे में पूछा गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन में है कि मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया था दोस्तों। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया था और 4 में से आपको चूज करना था कि कौन वाला आपका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था, नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, नर मधुमक्खियां ही नहीं होती है दोस्तों, बल्कि मादा मधुमक्खियां भी जो होती है वो छत्ते के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये जो स्टेटमेंट था दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, लद्दाख में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो लद्दाख में सबसे ठंडी जगह का नाम है दोस्तों लेह कारगिल। लद्दाख का ही राजधानी है दोस्तों लेह कारगिल। ठीक है, वो जो है दोस्तों वो सबसे ठंडी इलाका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या था दोस्तों, लेह कारगिल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि एक बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा कि सांप के काटने की दवाई सांप के जड़ से ही कैसे बनती है। ये एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहे थे दोस्तों, उसके लिए क्या करना चाहिए ना, उसके लिए क्या करना चाहिए ना दोस्तों, दवाई बनाने की प्रक्रिया उसके सामने चलचित्र करना चाहिए। ठीक है, यदि मान के चलते हैं किसी को अगर सांप काट लिया है तो सांप की दवाई वाला मतलब एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा दोस्तों उसमें, तो उसमें क्या करना चाहिए ना, दवाई बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके सामने क्या करना चाहिए ना, दिखाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका पोचमपल्ली से पूछा गया था। और ये जो टॉपिक है दोस्तों पोचमपल्ली हो गया है ना, पोचमपल्ली हो गया, कलमकारी हो गया, ये इससे आपके क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि पोचमपल्ली साड़ी सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था। सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था दोस्तों, और अभी किसका हिस्सा है। क्वेश्चन ये हो गया ना कि पोचमपल्ली साड़ी जो है दोस्तों सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था और वर्तमान समय में किसका हिस्सा है। तो यदि कहा जाए दोस्तों पोचमपल्ली साड़ी जो है दोस्तों वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन यह क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं दोस्तों कि पोचमपल्ली साड़ी जो है वर्तमान समय में किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है चिंतन कैसी प्रक्रिया है। तो चिंतन जो है दोस्तों एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसा है दोस्तों ना, संज्ञानात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कि सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, ये जो हो गया दोस्तों ये इसका सही आंसर है, विकास जो होता है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि बच्चों में भाषा विकास किस इफेक्ट होता है, भाषा विकास जो होता है किससे इफेक्ट होता है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से इफेक्ट होता है दोस्तों।
ठीक है। यानी एक बच्चे में भाषा का विकास जो होता है वो नंबर वन अनुवांशिकता, नंबर टू हो गया दोस्तों आपका इन्वायरमेंट, ये दोनों से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया ये वाला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि आपके सीटेट के एग्जाम में लॉरेंस कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों मेरे इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर में बांटा है? ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका लेव वाइगोस्की से पूछा गया था ना। क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है? संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को व्याख्या करता है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। ठीक है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों, एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों, समाज संस्कृति, ये जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। और ये चीज कौन मानते हैं दोस्तों? ये चीज मानते हैं लेव वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो अध्यापक जो यह क्रिया कर रहा है दोस्तों, यह जो उदाहरण है किसका है? न जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका दोस्तों? न जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों हर सीटेट के पेपर में रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का पहला कारक है? दोस्तों तो याद रखिएगा कि एक बच्चे का समाजीकरण का पहला कारक जो होता है दोस्तों वो फैमिली होता है, परिवार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा उप समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है? तो दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक माना जाता है? यदि सिंपल कर दिया जाए क्वेश्चन को तो ये हुआ मीनिंग। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है हल्का सा घुमावदार होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हर बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ना 7 से 11 वर्ष। कब से कब तक दोस्तों? ना 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है भाषा एवं विचार पर ले आएगा, इसकी क्या समझाते हैं? देखिए दोस्तों, भाषा एवं विचार पर ले आएगा इसकी क्या समझाते हैं? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगर सही मीनिंग देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन को अगर सही करके बोला जाए तो क्वेश्चन का सही मीनिंग ये हो गया, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या समझाते हैं। क्वेश्चन का सही मीनिंग ये हो गया दोस्तों, ठीक है, कि भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या समझाते हैं दोस्तों? तो लेव वाइगोस्की समझाते हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा क्या होती है दोस्तों? ना संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? इंडिकेट करती है। ठीक, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों, चूंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, कि शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? जहां से ही आपको नजर आ गया दोस्तों दिव्यांग बच्चे और नंबर 2 शिक्षा, नंबर फर्स्ट आपको दिव्यांग बच्चे और नंबर 2 शिक्षा आ गया नजर, तो दोस्तों आपको आंख बंद करके मार देना है किसमें दोस्तों? ना समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ना समावेशी शिक्षा को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा से संबंधित भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है और इसी साल पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों ना भाला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया दोस्तों? कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ पे रिपीट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक है। यदि आप लोगों को गारंटी नहीं है तो दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम दे रहे हैं रोज, है ना। उन लोग से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था या फिर नहीं आया था। अगर नहीं आया था दोस्तों, ठीक है, अगर नहीं आया था दोस्तों, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, ठीक। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना भी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि सारा का सारा ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आया है, नहीं आया है, ठीक है, उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुडुक जो है ये झारखंड के निवासी का स्थानीय भाषा है, ठीक है। झारखंड के स्थानीय निवासी का जो कुडुक है ये भाषा हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों कि घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो घटपर्णी पौधा जो है दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगर मेघालय ऑप्शन में ना रहे दोस्तों, अगर मेघालय ऑप्शन में ना रहे तो दोस्तों नागालैंड में भी पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, नागालैंड में भी घटपर्णी पौधा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि बिना बीज के उगने वाले फल कौन से हैं। तो बिना बीज के उगने वाले फल है दोस्तों, नंबर 1 मौसमी, नंबर 2 केला, नंबर 3 कटहल, नंबर 4 हो गया अनानास, नंबर 5 हो गया गूलर, उसके बाद अनार और नींबू। ये सब जो होता है दोस्तों ये बिना बीज के उगने वाले फल होते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों का सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं का सारा क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर के आया दोस्तों 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक, ठीक है। मैं यहाँ पे झूठा उठा क्वेश्चन को सिलेक्शन नहीं किया हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जितना क्वेश्चन है दोस्तों वाजिब क्वेश्चन है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, झूम की खेती का दूसरा नाम क्या है। तो झूम की खेती का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, हस्तांतरित खेती, ठीक है। अब ये झूम की खेती क्या होता है दोस्तों, जैसे झूम की खेती जो होता है दोस्तों ये संथाल जनजाति के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा जाति के द्वारा, इन्हें जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, जंगल का एक हिस्सा है ये वाला, इसमें झाड़ी होता है, बहुत सारा झाड़ियाँ होता है। तो सबसे पहले झाड़ियाँ को साफ कर लिया जाता है, इसमें खेती किया जाता है। और खेती करने के बाद दोस्तों जब इसका क्या होता है, इस जमीन की उर्वरकता घट जाती है, तो फिर क्या करता है दोस्तों, इस जनजाति के लोग फिर कोई दूसरा जमीन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां पर फिर झूम की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होते रहता है, इसीलिए इसका नाम है दोस्तों हस्तांतरित खेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की पारंपरिक आर्ट कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल का जो पारंपरिक आर्ट है दोस्तों उसका नाम है अल्पना, ठीक है। उनका नाम क्या है दोस्तों, अल्पना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, ये गलत बात है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कि क्वेश्चन नंबर 27 में पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और आपको तो मालूम ही है दोस्तों कि पक्षी से संबंधित क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आते ही आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पत्ते को सीकर कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे सीने का बात हो रहा है दोस्तों, सीने के बात, यानी सीने का बात हो रहा है दोस्तों। तो बताइए, तो हमारा जो हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको कौन सीता है दोस्तों, दर्जी, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे पत्ते को सीकर कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है ना, दर्जिन चिड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दर्जिन चिड़िया, ठीक है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों ये जानवर से संबंधित था। और जानवर से क्या है दोस्तों, हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाथी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हाथी के बच्चे का भाषा, सॉरी यहाँ पे भाषा नहीं होगा दोस्तों, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वजन होगा, ठीक है। हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है, ठीक। ये जो है दोस्तों हाथी के बारे में ये स्टेटमेंट जो था दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, हाथी का बच्चे का जो वजन सामान्यतः कितना होता है दोस्तों, 200 केजी होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भारत के विपरीत कौन सा देश है। तो भारत के विपरीत कौन सा देश है दोस्तों, ना अर्जेंटीना। ये सभी स्टूडेंट को मालूम है दोस्तों, भारत के विपरीत देश कौन सा है, ना अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखिए भाई मेरे,
ये जो है जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। और आप लोगों को मालूम है, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, कि जीन पियाजे से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं ना, किस तरह से सीखते हैं दोस्तों, एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। किस प्रकार से सीखता है दोस्तों, ना एक्टिविटी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना गतिविधियों से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया गतिविधियों से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को सूचित कर सकते हैं। तो अध्यापक जो है दोस्तों, विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरीके अपना कर अवसर देकर क्या कर सकते हैं, उसकी रचनात्मक चिंतन को सूचित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए अलग अलग तरीके अपनाने के अवसर देना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि बच्चों का विकास किसका परिणाम है। तो बच्चों का जो विकास है दोस्तों, नंबर 1 आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, नंबर 2 इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि एक लड़की कहती है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल रहूंगी। यह क्या दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है दोस्तों, न स्वतः अवलोकन दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। ये तो पूछा हुआ है ही, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरियल बर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जो है दोस्तों इस वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। जो स्टूडेंट इस वीडियो की स्किप कर दिया दोस्तों, वो सोचिए कि यहाँ से 110 नंबर लाने का जो ख्वाब देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका ख्वाब जो है ख्वाब ही रह जाएगा। तो देखिए, निम्न में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है ना, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था का नाम है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का दूसरी अवस्था है दोस्तों, उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यह पूछा गया था कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है दोस्तों अधिगम में सुधार करना। अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे दोस्तों, तो किस प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है, सॉरी किस प्रकार का अधिगम हो रहा है, यह एक शिक्षक को मालूम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिगम में सुधार करने के लिए क्या चाहिए ना, मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों, ये आपका 29 जनवरी में पूछा गया है, 28-29 को। ठीक है, मैं पतला सा हूं पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी हूं, बताओ मैं कौन हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कि किस राज्य में अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लोग जो होते हैं सरसों के तेल में बनाई हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों कि मशहूर चार चिनार स्थित है। चार चिनार से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डल झील। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश होता है दोस्तों कहां पर दोस्तों, नमासीन राम में। कहां पर दोस्तों, नमासीन राम में। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मैं आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भारत में कौन सा राज्य में सबसे कम बारिश होती है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों कि इसका आंसर आप लोग कहां दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या है कि कटीली झाड़ियों से बनी हुई घर भारत में कौन से राज्य में पाया जाता है। तो कटीली झाड़ियों से बनी हुई घर जो है दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर दोस्तों, राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी मूसला जड़ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है चुकंदर, आम और गाजर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, नंबर 1 चुकंदर, नंबर 2 आम और नंबर 3 गाजर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक पौधे से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो रेगिस्तानी ओक पौधे के बारे में सही कथन चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ था दोस्तों, और 4 ऑप्शन से इसका जो सही आंसर था दोस्तों, ये सही आंसर है। रेगिस्तानी ओक पौधे की जड़ इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती है। ये जो स्टेटमेंट है जो दोस्तों, ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, ट्रू है, सच है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? वह कौन सा जानवर है जो पत्ते की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकता है? तो एक ही हो सकता है दोस्तों ना, कौन हो सकता है? सबसे खतरनाक जानवर बाघ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों ना? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बाघ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका फिर लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा गया है, और आप लोगों को मालूम ही है दोस्तों कि आपके सीटेट के एग्जाम में लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास का सिद्धांत में नहीं है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ था, आपको चूज करना था दोस्तों उनमें से कौन वाला आपका सही आंसर है। तो उनमें से जो सही आंसर है दोस्तों, उसका नाम है ना अपारंपरिक चरण। अपारंपरिक चरण को यहाँ पे नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अपारंपरिक चरण। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत में अच्छी होती है, यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह वाक्य जो है दोस्तों, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आप हमें एक चीज बताइए दोस्तों, कि अगर लड़के को गणित बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ऐसा क्या नहीं हो सकता दोस्तों? क्या लड़कियों को मैथ समझ में नहीं आ सकती है? एकदम आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, मतलब लड़का और लड़की में क्या कर रहा है ना, भेदभाव कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी कौन सी है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी पहला एजेंसी, दूसरा एजेंसी, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ था, आपको वहां से चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी कहा जाता है, विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि वहां पे मीडिया ऑप्शन में नहीं था दोस्तों, आपके ऑप्शन में था विद्यालय, तो इसका आंसर सही हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि स्थूल कौशल का उदाहरण बताएं। स्थूल कौशल का उदाहरण क्या है तो होता है दोस्तों ना, इसमें होता है पैरों पर संतुलन बनाना या फिर करना, क्या होता है? स्थूल कौशल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों? एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है दोस्तों 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद। क्या सिफारिश करती है दोस्तों ना? बहुभाषावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि बच्चों में अमूर्त चिंतन की इस अवस्था में शुरू होती है। तो दोस्तों अमूर्त जहां पे आ गया, आपको आंख बंद करके मार देना, किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, कि एक बच्चे समाज में अंतक्रिया द्वारा सीखते हैं, अंतक्रिया करके सीखते हैं, यह वाक्य किससे संबंधित है? यह वाक्य जो है दोस्तों, यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है वाइगोस्की ने। ठीक है, यह कथन किसने कहा है दोस्तों? यह कथन आपका कहने वाले व्यक्ति का नाम है वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन क्या है? और ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति को किसी वाक्य को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उसमें कौन सा अधिगम विकार विद्यमान है? तो यदि किसी को रीडिंग करने में दिक्कत है तो दोस्तों उसका नाम होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, वह क्या है ना दोस्तों? डिसलेक्सिया का शिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 54। निम्न में से सूक्ष्म कौशल का उदाहरण बताएं। तो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? लिखना। ठीक है, लिखना क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी आपके जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? अमूर्त। अभी मैंने क्वेश्चन बताया दोस्तों कि अमूर्त जहां से आ गया दोस्तों, आपको आंख बंद करके लिख देना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था दोस्तों? ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, क्वेश्चन नंबर 56। कौन से देश में पेट्रोलियम की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है? तो दोस्तों उस देश का नाम है आबू धाबी।
क्या है दोस्तों उस देश का नाम? आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है, गणित से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 100 तक की सह अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक जो है दोस्तों अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं की संख्या है 24। और दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि सर सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम है दोस्तों राइजोबियम। क्या नाम है दोस्तों? राइजोबियम। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो गया राइजोबियम। अगला प्रश्न देखिए आपका किससे पूछा गया था दोस्तों? पक्षी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? तो दोस्तों उल्लू का, है ना। उल्लू की जो आंखें होती है दोस्तों वो इंसानों की तरह होती है और सिर के सामने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है दोस्तों ना, पौधे से क्वेश्चन पूछा गया है। घटपर्णी पौधा कीड़ों का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है? तो किसकी पूर्ति के लिए दोस्तों ना? पोषक तत्व की पूर्ति के लिए जो है घटपर्णी पौधा जो है कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। अगला क्वेश्चन में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है दोस्तों कि लोकटक झील में कौन सी हिरन पाई जाती है? हीरोइन यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, हिरन पाई जाती है। ठीक है। लोकटक झील में कौन सी हिरन पाई जाती है दोस्तों ना? सघाई हिरन। ठीक है। कौन सा हिरन दोस्तों ना? सघाई हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। घास हिरन एवं वाघ में से हिरन को मार देने पर कौन सी चीज बच जाएगी? तो कौन सी चीज बच जाएगी दोस्तों ना? घास आपका क्या हो जाएगा? शेष बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी होती है? तो राजहंस। ठीक है। राजहंस की चोंच जो होती है दोस्तों वो बीच से मुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी का नाम है, उसका नाम है स्पैरो गौरैया। ठीक है। दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी का नाम क्या है? स्पैरो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो किस राज्य से दोस्तों ना? अरुणाचल प्रदेश से, अर्थात ईटानगर से क्या करती? इंटर करती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? तो मच्छर से कौन कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें है दोस्तों इन्वायरमेंट साइंस, सीडीपी और कुछ दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ सर्दी से पूरा ग्रसित हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया दोस्तों, मेहनत किया, वीडियो बनाया। ठीक है। मैं अच्छे से यहाँ तक कि दोस्तों मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोग एहसास कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।